नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले आइए खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। क्या कांग्रेस को सिर्फ उसी राज्य की बेटियों की सुरक्षा की चिंता सताती है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है? ये सवाल पूछा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में 21 अक्टूबर को 6 साल की बच्ची की अर्धजली लाश मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राजनीति तब शुरू हुई जब ये पता चला कि जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई वो बिहार से पलायन कर होशियारपुर एक मजदूर की बेटी है। बस फिर क्या था, बिहार चुनाव में बढ़त बनाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर तनातन सवालों की बौछार कर दी, जिस पर कैसे जमकर राजनीति शुरू हुई ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आज हम आपको बिहार का चुनाव का एजेंडा सेट करने वाले एक इंटरव्यू की हाइलाइट्स भी दिखाएंगे। हमारी सहयोगी श्वेता और अंजना ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 100% शुद्ध चुनावी इंटरव्यू किया, जिसमें जेपी नड्डा ने आज तक के हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। इसके बाद हम महबूबा मुफ्ती की धारा 370 से मोहब्बत और तिरंगे से नफरत का विश्लेषण भी करेंगे। महबूबा ने 14 महीने की रिहाई के बाद कल कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो जाती तब तक वो तिरंगा हाथ में नहीं उठाएंगी, जिसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्या महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता क्या कश्मीर में दोबारा अलगाववाद का झंडा बुलंद करने की फिराक में हैं। अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि पंजाब के होशियारपुर में एक 6 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। यह परिवार बिहार से पंजाब काम करने आया था। अब रेप और हत्याकांड पर राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवालों की झड़ी लगा दी है। उनसे पूछा जा रहा है कि वो होशियारपुर क्यों नहीं जा रहे। सरकार के दो मंत्रियों ने आज राहुल प्रियंका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं कांग्रेस ने दलील दी है कि पंजाब की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह पीड़ित परिवार के जख्मों को न तो कुरेद रही है और न ही इंसाफ में रोड़ा बनी हुई है। सरकार को परिवार की रक्षा करनी चाहिए, उल्टा सरकार इनको धमका रही है। परिवार के एक सदस्य को न्याय मिलना चाहिए, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहाँ महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। क्या जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? उन्नाव और हाथरस में कथित रेप की वारदात पर कांग्रेस के नेता घरों से निकलने में जरा सा भी देर नहीं लगाते, और जब राजस्थान और पंजाब में रेप की वारदात होती है तो बीजेपी जवाबी हमला करने में पूरी ताकत लगा देती है। हाथरस में कथित रेप कांड पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला। राहुल प्रियंका के निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। दोनों ने यूपी की कानून व्यवस्था के दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मामला कांग्रेस शासित पंजाब का है। होशियारपुर में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। हैवानों ने उसके शरीर को जलाने की कोशिश की। पंजाब में सरकार कांग्रेस की है। राहुल गांधी के बड़े समर्थक अमरिंदर सिंह सूबे के मुख्यमंत्री। बीजेपी को हाथरस का हिसाब चुकाने का मौका मिला। पाई वसूलने के मूड में उतरी पार्टी ने राहुल प्रियंका को आईना दिखाया। होशियारपुर रेप पर उनकी गहरी चुप्पी पर सवाल दागे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद पलटवार का जिम्मा संभाला। पूछा, राहुल गांधी अब क्यों चुप हैं? मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे?
मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर चरम पर है। 6 साल की बच्ची बिहार की रहने वाली थी। बीजेपी ने बिहार में कांग्रेस के पक्के दोस्त तेजस्वी यादव को इस मामले में घसीट लिया और सवाल पूछे, बताइए राहुल गांधी से बिहार की बेटी पर हुए अत्याचार पर कब हिसाब लेंगे? कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे। क्यों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार की एक सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? दोनों जगह अंतर अपराध का नहीं बल्कि सरकारों का है। यूपी में बीजेपी की सरकार है तो पंजाब में कांग्रेस की। यही वजह है कि दोनों के किरदार अब बदल गए हैं। यहाँ बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष जाए। हमने वहां धारा 144 नहीं लगा रखी, हमने हाथरस की तरीके से फेक न्यूज नहीं कही। राहुल गांधी और प्रियंका की चुप्पी पर कांग्रेस की दलील भी दिलचस्प थी। कांग्रेस ने कहा, हाथरस की तरह होशियारपुर में अमरिंदर सरकार ने धारा 144 नहीं लागू की। पीड़ित परिवार से मिलने से विपक्ष के नेताओं को रोका नहीं गया। होशियारपुर पुलिस रेप की वारदात को खारिज भी नहीं करती। पुलिस परिवार के साथ है, उनके खिलाफ नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी क्यों जाएं जब उनकी सरकार हरकत में है? हाथरस में जब हम गए तो हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा था। ऐसी कोई घटना अगर पंजाब में हुई हो तो आप बताइए। कांग्रेस और बीजेपी बुरी तरह उलझ गए हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने रेप और हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के साथ एक आरोपी की तस्वीर सामने आई। इस वीडियो में आरोपी बच्ची को साथ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की मांग है कि आरोपी को फांसी से कम की सजा न मिले। इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। आपके पास कई नेता लोग आए। मेरे पास कोई नेता नहीं आया, नहीं नेता का हम जानते हैं। किसी ने आपकी मदद की? आपकी कोई मदद मेरे को नहीं किया है, नहीं हम किसी से मदद मांगे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? अब जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए। परिवार का दर्द झकझोरने वाला है, लेकिन शायद इसे ही सियासत कहते हैं, जो बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर भी राज्य, जाति और सत्ता में सरकार ढूंढ लेती है। रेप की वारदात सियासी नफे नुकसान में तौली जाती है। वारदात के बाद राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। विरोध में चक्का जाम, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। विपक्ष निशाना साधता है, सत्तारूढ़ पार्टी बचाव करती है। हाथरस में कांग्रेस ने सवाल पूछे थे, अब पंजाब में बीजेपी सवाल कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि रेप जैसी वारदात पर कब तक सियासी रोटियां सेकी जाती रहेंगी। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में राजनीतिक पार्टियां नए नए चुनावी वादों से वोटरों को लुभाने की कवायद में जुटी हुई हैं। किसी ने 10 लाख तो किसी ने 19 लाख नौकरियों को देने का वादा कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। गुरुवार को 5 लक्ष्य 1 सूत्र 11 संकल्प वाला घोषणा पत्र जारी हुआ, तो आज आरजेडी ने भी वादों की झड़ी लगा दी। सबसे खास बात यह थी कि तेजस्वी ने बिहार में नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में 85% सरकारी नौकरियां सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलेंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार बा। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए। हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हजारों की भीड़ और मंच पर तेजस्वी यादव। हर रैली में वादा एक ही, सत्ता मिली तो 10 लाख नौकरी पक्की। मंच से नौकरी की गारंटी मिलते ही भीड़ का जोश 2 गुना हो जाता है।
समर्थन में हजारों लोगों के हाथ उठ जाते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा दोहराया गया। तेजस्वी 10 लाख के वादे से आगे निकलकर कह गए कि सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली है। यानी तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने 2 मिसाइल नीति की घोषणा कर दी है। इस नियम के लागू होते ही नौकरी में स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी के सियासी कार्ड में और भी बहुत कुछ था। आरजेडी ने वायदा किया कि किसानों की कर्ज माफी होगी, नए उद्योगों को टैक्स छूट मिलेगी, किसान आयोग और व्यावसायिक आयोग बनेगा, प्रत्येक गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का वायदा किया गया, बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा, बुजुर्गों और गरीबों की पेंशन 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह करने का वायदा। संविदा व्यवस्था खत्म होगी और स्थायी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा पर बजट का 22% खर्च होगा। नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान, छात्रों को लैपटॉप, सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने में फीस नहीं, सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का जो कि सच होने वाला है। इसमें काफी डिटेलिंग और काफी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीजों का ध्यान रखने का काम किया है। मेरा ख्याल है तेजस्वी जो कहता है वो करता है और जो करता है वही कहता है। चुनावी वादे हैं, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, क्या बीजेपी और क्या एलजेपी। आरजेडी के नौकरी वाले वादे के जवाब में बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया तो चिराग पासवान ने बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद किया। तेजस्वी ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया तो बीजेपी ने 3 लाख टीचरों की भर्ती का दांव चला। एलजेपी ने समान पद समान वेतन का नारा दिया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात की तो बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान किया। जान माल की जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में, मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते। बीजेपी एनडीए जो कहती है वह करती है। रोजगार भी हम देंगे, किसानों की आमदनी भी बढ़ाएंगे, युवाओं का कल्याण भी होगा और मजदूरों का भी कल्याण होगा। शायद हाल के चुनाव में यह पहला ऐसा चुनाव है जब जात पात की सियासत में जकड़ी बिहार की राजनीति में अब चर्चा बेरोजगारी को लेकर, आरजेडी के वादों की काट को लेकर ही सही, दूसरी पार्टियां भी रोजगार पर बात कर रही हैं। तो लगता है कि वो 10 लाख नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरियां। जी मैम, एक बार तो मौका देकर देखना चाहिए ना। 15 से नीतीश को मौका दिया गया, दोनों में से कोई नहीं देंगे। किसी के वादे पर कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई विजन बताते हैं कहाँ से वो लाएंगे नौकरी, कोई बता नहीं सकता है। केवल चुनाव आते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे। मुझे दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं है। आरा शहर में अगर आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे मैदानों में कई जगहों पर युवा आपस में बैठकर तैयारी करते हुए दिखेंगे और यकीन मानिए चाहे वो बैंक की नौकरियां हो, रेलवे की नौकरियां हो, दरोगा की, सरकारी नौकरियां हो, इन सब की वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको किसके वादे पर भरोसा है। हमें तो अभी किसी के वादे पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है कि वो देंगे? हाँ एकदम। जो पार्टियां बोल रही है तो उस पर मैम जी कोई अभी यकीन नहीं किया जा सकता। सूबे में स्कूल खस्ता हाल है, पढ़ाई लिखाई चौपट है, उद्योग धंधों की तो बात ही क्या। खेती करने वाले भी हर साल बाढ़ से तबाह हैं, पलायन चरम पर है। ऐसे में अब जब राजनीतिक दलों को कामकाज का हिसाब देना पड़ रहा है तो ये बदलाव की शुरुआत कही जा सकती है। अगर इस बार वाकई जात पात के अलावा काम भी वोट का बड़ा फैक्टर बन गया तो बिहार की किस्मत बदलनी तय है। इन चुनावों में तेजस्वी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है और बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और शायद इसी वजह से आज आरजेडी के घोषणा पत्र में भी तेजस्वी ने युवाओं को लेकर वादों की झड़ी लगा दी। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी के वादे पर बिहार के युवा कितना भरोसा करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।
बिहार चुनाव में वादों की भरमार है, अगर कुछ नहीं है तो वो है कोरोना का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संबोधन में लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर चुके हैं कि कोरोना से डरिए, बचिए। लेकिन बिहार चुनाव में खुद बीजेपी के नेता कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत 3 बीजेपी नेताओं के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं की रैलियों में कोरोना से डर वाली कोई भी बात नजर नहीं आती। लेकिन इसके लिए सिर्फ बीजेपी को ही दोषी बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। चुनाव प्रचार में कोरोना को भूल जाने की परंपरा सर्वदलीय है, मतलब हर दल यह कर रहा है। बिहार चुनाव के परिणाम तो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन प्रचार में कोरोना को भूलने का रिजल्ट अभी से हमारे सामने आने लगा है। बीजेपी से कोई ये पूछे कि जिस बिहार के लोग मानते ही नहीं हैं कि कोरोना है, तो वो फ्री वैक्सीन के नाम पर अपना कीमती वोट किसी को क्यों देंगे? अगर लोग कोरोना के वजूद को मानते तो यूं रैलियों में हाथ मिलाते नहीं पहुंचते। अगर कोरोना को मानते तो 2 गज की दूरी को भी मानते, मास्क लगाने की जरूरत को भी मानते। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। बिहार के लोगों के लिए तो कोरोना सिर्फ मन का वहम है, जिसकी कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई है। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो राजनीतिक दलों की रैलियां हो रही हैं उसमें लगातार भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, एक से एक साथ सभी लोग, ऐसा लगता है मानो एक दूसरे से चिपक के ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस हिस्सा रैली को सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में सत्ता बना पाएगी? बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या चिराग पासवान और बीजेपी के बीच कोई गुप्त डील हुई है? क्या तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचा पाएंगे? बिहार के टेस्ट से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के मन में उठ रहे इन तमाम सवालों के जवाब देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आज तक पर दिए। हमारी सहयोगी श्वेता और अंजना ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 100% शुद्ध चुनावी इंटरव्यू लिया, जिसके हाइलाइट्स आइए हम आपको दिखाते हैं। इस समय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पटना के मौजूद हैं हम। काफी प्रतिष्ठित स्कूल, यहाँ का बहुत बड़े बड़े नाम निकले हैं, लेकिन जो नाम जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपनी छात्र राजनीति नड्डा जी यहीं से शुरू की है। आज राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपको यहीं पर, वो टेस्ट यहीं पर देना है आपको। मैं हर चुनाव को टेस्ट मैच की तरह ही देखता हूँ। टेस्ट मैच? हाँ, और टेस्ट की तरह ही देखता हूँ। इसलिए इस चुनाव को भी मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ। अध्यक्ष हूँ तब भी, और जब नहीं था संगठन मंत्री और जनरल सेक्रेटरी भी रहा, तब भी मैं हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में और पूरे शिद्दत के साथ लड़ने की मेरी आदत है। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे। निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गंगा की लहरों के किनारे और जो हवाओं के हिचकोले हैं उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों का एक गुप्त समझौता हो गया है। आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पॉलिटिक्स में हम उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। वो है तेजस्वी के साथ, वो है आरजेडी के साथ, वो है माले के साथ, वो है कांग्रेस के साथ। और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली भी दोनों लड़ाइयां हमारी आरजेडी के साथ है, इसलिए वो विषय सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौता ईमानदारी से करती है और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ समझौता भी करती है और वोट को ट्रांसफर करने की लेटर ऑफ स्पिरिट में कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है और कोई भी हमारा कार्यकर्ता का संबंध
एलजेपी से नहीं वो है। तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत प्यारे हैं, मैं मोदी जी का ठीक है हनुमान ना, हूँ। वो कहना चाहें कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए चिराग के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश पर इस तरह से धावा बोल दिया है। वो उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अलायंस में चुनाव लड़ रही है, और हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, और हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी और शिद्दत के साथ अलायंस के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और उतनी जनता उनको सुनने के लिए आ भी रही है तेजस्वी को, वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत, आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है, और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं है। पर तेजस्वी ने वो तस्वीरें हटा ली हैं। वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि लोग लालू जी के द्वारा जो काम हुए हैं, और उसी का रेप्लिका होंगे ये। इसमें आप कोई दो राय नहीं मत रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वो विपक्ष के नेता रहे, 2019 में उनकी हाजिरी देख लीजिए विधानसभा में, बजट के सेशन में देख लीजिए, बाढ़ के समय में देख लीजिए, कोरोना के समय में देख लीजिए, कहां मिले वो, किसको मिले? अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं निकले हैं। He was always here. सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था। चुनाव पर जरा सा हम आते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो आपका चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक? आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल, बिहार की जनता नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास चाहती है, और ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरफ से बिहार को सपोर्ट मिले, इसकी इच्छा है, और नीतीश कुमार जी यहाँ पर उस डिलीवरी को अच्छे तरीके से करने में सक्षम है। आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है? देखिए क्या होता है, जब जो भी कोई व्यक्ति रूलिंग में होता है, तो लोग कुछ न कुछ विषय तो निकालते हैं जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। मुझे ये जरूर दिखता है कि आशाएं हैं वह भी नीतीश कुमार से ही है, और आशाओं के अनुरूप उतरने में कुछ उनको कमी दिखती होगी तो वो भी नीतीश कुमार से ही है, किसी और से नहीं। पर एक ओपिनियन पोल जो हमने CSDS का दिखाया, उसमें दिखाया गया कि कैसे पहले जो 80% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट थी, आज 52% पर रह गई है। होता है ये, मैं आपके सर्वे को वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता बिहार में नीतीश कुमार है। पर नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं, या बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में और देश में विश्वसनीयता उनकी कायम है, और लोग उनको विश्वसनीय नेता के रूप में देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी भी बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो विश्वसनीयता की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से, उनका इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया है। तो दोनों ही पूरक हैं, यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भी पूरक है, और उसी तरीके से नेतृत्व के मामले में बिहार की धरती पर नीतीश कुमार भी पूरक है। और अब हम आपको महबूबा मुफ्ती के मन में भारतीय संविधान और तिरंगे के प्रति तिरस्कार की भावना का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने 14 महीने की राजनीति हिरासत के बाद रिहा होते ही सबसे पहले धारा 370 से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, और फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली बात कह डाली, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के प्रति उनकी नफरत का इजहार करने के लिए लोग सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को देशद्रोही करार देने के लिए मोर्चा खोले हुए है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि तिरंगा न उठाने की कसम उन्होंने किस देश का झंडा उठाकर खाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो कोई अलग झंडा अब रहा नहीं। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली, और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो।
जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं लेंगे। पहले फारूक अब्दुल्ला, फिर महबूबा मुफ्ती। पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी अपनी राजनीति का झंडा बुलंद करते हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। अनुच्छेद 370 के प्रति उनकी मोहब्बत तो समझ में आती है, लेकिन तिरंगे से इतनी नफरत की आखिर क्या वजह है? बताइए, फिर कैसे कोई उन्हें देशद्रोही ना बोले? महबूबा मुफ्ती ने देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। जब तक अनुच्छेद 370 था, तब तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब ना तो धारा 370 है, ना जम्मू कश्मीर का अलग झंडा। फिर भी महबूबा मुफ्ती उस झंडे को दिल से लगाए बैठी हैं जो है ही नहीं, और तिरंगे का तिरस्कार कर रही हैं, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़े न लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शंस, लेट मी टेल यू। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस, लेट मी टेल यू दैट। जो लोग तिरंगे, तिरंगा जो भारत की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है, जिसे उसे परहेज है, और जो चाहता है कि उस तिरंगे की शान और पहचान को हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो देश भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, ये उनकी अपनी समस्या है। महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़े या न लड़े, इसका चुनाव उन्हें करना है, लेकिन तिरंगे का अपमान करें, ये कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्यों बर्दाश्त करे? श्रीनगर से लेकर जम्मू तक महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महबूबा तो धारा 370 की मोहब्बत में ऐसे बही कि तिरंगे का अपमान कर बैठी, और वो भी ऐसे दिन जिस दिन 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने पहली बार हमला किया था, जिसे पूरा कश्मीर ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। पार्टी 7 के जो डीपी जो आए, तो 22 अक्टूबर को जब मुजफ्फराबाद का इलाका जो था वो ऑक्यूपाई हो गया, तो हजारों की गिनती में जब लोग आए, तो रास्ते में कवालियों से, आर्मी से लड़ते रहे, और 6-7 दिन लगे उनको श्रीनगर में पहुंचने के लिए। तो अगर वो लोग हम लड़ाई नहीं करते तो कश्मीर तो कब उन्होंने टेक ओवर कर लेना था। मेरे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे लोग थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने इन हमलावरों से जो था अपने हाथों से लड़ा, ताकि किसी तरह से जो भारतीय सेना है, जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस है, उनको समय मिल पाए कि ये इनको जो है इनका मुकाबला कर सके। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कहा है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जो कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, विकृत करना, खराब करना, कुरूप करना, नष्ट करना या फिर किसी और तरीके से इसके प्रति अपमान जताना या कुछ बोलकर और लिखकर इसके प्रति असम्मान जताना भी अपराध की श्रेणी में है। लेकिन ये एक्ट तभी लागू होता है जब तिरंगे का अपमान जानबूझकर किया गया हो। महबूबा मुफ्ती खुद पर लगे आरोपों से बच नहीं सकती, कांग्रेस भी महबूबा के बयान का समर्थन नहीं कर रही। इसलिए कोई शब्द भी नेशनल फ्लैग के बारे, तिरंगे के बारे में बोलना, ये देश की जन भावना को ठेस पहुंचाने की बात है, और ये बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से पहले भी उन्होंने कहा, जो बहुत ही आपत्तिजनक था, और अब भी जो कहना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। फारूक अब्दुल्ला नजरबंदी से रिहा हुए तो चीन से उम्मीदें जताकर नजर में आ गए।
महबूबा मुफ्ती रिहा हुई तो आते ही तिरंगे को लेकर अपने तेवर दिखा दिए। बीजेपी को उनके बयानों में पाकिस्तान परस्ती और भारतीय संविधान के प्रति अलगाव दिख रहा है और कांग्रेस को इसमें भी बिहार चुनाव नजर आ रहे हैं। एक नेता, जम्मू कश्मीर के नेता बोलते हैं हम चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 लाएंगे। दूसरा नेता बोलते हैं मैं भारत का तिरंगा झंडा नहीं पकड़ूंगा। ये इनबैलेंस हो गए लोग। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और कश्मीर बिहार में मुद्दा कैसे है? असल मुद्दा यह है कि धारा 370 हटने के बाद आम कश्मीरियों की जिंदगियों में भले ही कोई खास फर्क ना आया हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की सियासत का द एंड हो गया है और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तिरंगे के अपमान वाला बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग अब काफी तेज हो रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो धारा 370 के खिलाफ आगे की प्लानिंग करने में जुटी हुई हैं। आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के घर पर एक बार फिर से गुपकार समूह की बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत कश्मीर की 6 पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई थी। इस ग्रुप का गठन धारा 370 को हटाए जाने के एक दिन पहले हुआ था, जिसमें धारा 370 की बहाली के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया गया था। फारूक अब्दुल्ला को इस गुपकार समूह का अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया। आज की बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो बीजेपी के विरोधी हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में कल जो विपक्षी पार्टियां आंदोलन करेंगी वो आखिरी नहीं, उसके बाद भी अलग अलग शहरों में विरोध की अलग जगेगी। विपक्ष ये चाहता है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतर जाए। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। महज 2 साल 3 महीने हुए हैं इमरान के सत्ता संभाले, लेकिन उन पर चक्रव्यूह का ऐसा शिकंजा कसा है कि अकल ठिकाने आ गई है। चक्रव्यूह का एक छोर संभाल रही हैं मरियम नवाज, दूसरे हिस्से पर खड़े हैं बिलावल भुट्टो और तीसरी तरफ सेना भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो वहीं कुछ दिन पहले चौथी ओर सिंध प्रांत की पुलिस ने भी चैलेंज कर दिया। इमरान के लिए चक्रव्यूह का ये संकट गंभीर है, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी दलों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का गठबंधन एक्शन में है। इमरान ने अगस्त 2018 में सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने पाकिस्तान को बदल डालने का वादा किया था। आतंकवाद के खात्मे का वादा दुनिया से किया था, लेकिन सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार के खिलाफ अब मोर्चेबंदी मजबूत होने से लाचार होने लगी है। गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? 18 अक्टूबर को कराची में उमड़ा जन सैलाब उसी गुस्से का नतीजा है। पूरा विपक्ष इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा है, लेकिन इमरान अपने विरोधियों की कारगुजारियां गिना रहे हैं। इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में? इमरान का ये बयान कराची में हुए प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले का है।
वजीर आजम की कोशिश है कि किसी तरह अपने ऊपर मंडरा रहे संकट को टाल दें, लेकिन विपक्ष की इस एकजुटता को तोड़ पाना या उसकी काट इमरान के लिए इतनी आसान नहीं है, वो भी ऐसे हालात में जब पाकिस्तान अपनी कारगुजारियों से दुनिया भर की नजरों में बदनाम हो चुका है। इसका जवाब शायद इमरान के लिए देना बेहद मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की असली ताकत पाकिस्तान की ISI और पाक सेना है। अब तक सेना और ISI का पाकिस्तानी सत्ता को बराबर साथ मिल रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस बार सेना और ISI का हाथ विपक्षी मोर्चे के साथ है। तभी तो पहले गुजरांवाला फिर कराची में ऐसे जन सैलाब को जुटाने में कामयाबी मिल पाई। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत आसमान को छू रही है, लोग उसके खिलाफ है और पाकिस्तान की आर्मी और ISI को भी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इमरान खान उनके लिए बहुत बड़े लायबिलिटी हो गए। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में PDM का प्रदर्शन हो रहा है, उससे वो और भी ज़्यादा चिंतित है। अभी उससे भी बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है क्वेटा में, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि इमरान खान वास्तव में कुछ ही दिन के मेहमान हैं। फिर भी विपक्ष का हौसला नहीं टूटा। अब तैयारी है तीसरी रैली की। रविवार को PDM क्वेटा से आवाज बुलंद करेगा। उसके बाद चौथी रैली 22 नवंबर को पेशावर में, जबकि 5वीं रैली 30 नवंबर को मुल्तान में और आखिरी रैली 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप आज तक पर भरोसा कीजिए। खबर के लिए सिर्फ आज तक अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक।